स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां की हिमगिरी कॉलोनी में पार्क में बैठने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ थाने जाकर तहरीर भी देकर आए हैं। तो घटना का वीडियो जो सोशल मीडिया में सामने आया है, कैसे एक छोटी सी बात में दोनों ओर से पत्थरों की बरसात होने लगी। तो ये देखे तस्वीरें तो किसी ने अपने कैमरे में कैद की हैं, जो दूर से इन तस्वीरों को देख रहा था। तो यहाँ कॉलोनी में हिमगिरी कॉलोनी है, जहाँ पर विवाद हुआ पार्क में बैठने को लेकर, और लेकिन ये विवाद इतना बढ़ा कि काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही, हंगामा होता रहा, कई लोग घायल हो गए हैं। तो इस मामले में दोनों ही पक्ष थाने में जाकर अपनी अपनी तरफ से तहरीर देकर आए हैं। तो देखिए, बड़ी छोटी सी, बड़ी मामूली सी बात थी, लेकिन इसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि कई लोग, दो गुट के कई लोग हैं जो आपस में भिड़ गए और जिसे जो मिला उसी के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रयागराज के जानसनगंज इलाके में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग इतनी बढ़ी कि पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली करा दिया गया। जरा देखिए धुएं का गुबार, जिसने भी देखा वो डर गया। तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी होगी। काफी नुकसान इस अग्निकांड से हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। प्रयागराज की ये तस्वीर आप देखिए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी तो जो सामान इस दुकान के अंदर था वो ज्यादातर ज्वलनशील था। देखते ही देखते पूरी दुकान को इसने चपेट में ले लिया, और इसके अलावा जो आसपास भी दुकानें थी वो भी इसकी चपेट में आ गई। तो आग की विकरालता को देखते हुए इलाकों को खाली करा दिया गया। बहुत मशक्कत करनी पड़ी दमकल की टीम को यहाँ, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तो अंदेशा यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लगी। रामपुर में बीजेपी नेता अनुराग शर्मा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हत्या से गुस्साए बीजेपी नेता के समर्थकों ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की। उन्होंने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि वक्त रहते इलाज नहीं मिला। अनुराग शर्मा की पत्नी शालिनी शर्मा बीजेपी से सभासद हैं। लॉकडाउन में हुई हत्या से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। अपनी स्कूटी पे जा रहे थे, शाम के टाइम करीब 8:15 से 8:30 के बीच में, तो उन पे हमला हुआ और हम 2 गोली मारी। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। परिवार जिस तरह की भी तरीफ नहीं, उस तरह से मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया 2 गोली मारी गई है, पोस्टमार्टम चल रहा है। और प्रयागराज में भी लॉकडाउन में आपराधिक घटनाएं जारी हैं। बुधवार को यहां 4 हत्या हो गई। वहीं देर शाम एक प्रधान के भतीजे को भी गोली मार दी गई। मामला झलवा गांव का है, जहां प्रधान प्रकाश चंद्र शुक्ला के भतीजे की गोली मार दी गई और उनकी हत्या का प्रयास किया गया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। एटा के ऊंचा गांव में राशन की कालाबाजारी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ग्राम प्रधान अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में गरीबों को बंटने वाला राशन लेता हुआ जाता नजर आ रहा है। तो बेहद संवेदनहीनता की हद इसे हम कहेंगे। जो राशन भूखे लोगों को बंटना था उसे अपनी गाड़ी में लादा जा रहा है। जिला प्रशासन की जानकारी में पूरा मामला आया है, लेकिन कार्रवाई के बजाय शुरुआत में कोशिश हुई मामले को दबाने की, और कोई खास कार्रवाई अब तक इसमें नहीं हो पाई है, जबकि तस्वीरों में सब कुछ साफ नजर आ रहा है। पंजाब से श्रमिक एक्सप्रेस से हरदोई आ रहे 1564 प्रवासी श्रमिकों में से 15 श्रमिक बेहटा गोकुल स्टेशन से फरार हो गए। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और जीआरपी ने सभी को पकड़ लिया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इनके घरों तक इन्हें भेजा गया है। कुछ लोग ट्रेन से जो चले गए थे उनको ट्रैप कर लिया गया है। उनको ला करके उनका भी हेल्थ चेकअप करा करके उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाए। कितने ऐसे लोग हैं? 15 की सूचना है। तो लॉकडाउन के चौथे चरण के चौथे दिन भी अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार कर रिक्शा और ऑटो चालक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। बगैर अनुमति के यहां पर ये रिक्शा चल रहे हैं। कानपुर के
क्या हाल है, किस तरह से यहाँ पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, हमारे सहयोगी अमित गंजू ने जायजा लिया। लॉकडाउन 4 का चौथा दिन है। नियम और गाइडलाइन आ जाने के बाद भी प्रशासन यहाँ पालन उसका नहीं करवा पा रहा है। ई रिक्शा और ऑटोज़ की अगर बात की जाए तो इनकी अनुमति नहीं है। ऑटोज़ पर 5-5 सवारी, 4-4 सवारी बैठी है। ई रिक्शा पर 5-5, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करके लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने ये सुविधा लोगों को मिले, इसके लिए इन वाहनों को चलने की अनुमति दी, मगर उसकी आड़ में ऑटो रिक्शा चलने लगे। शहर में 319 मरीज हैं, 8 मौतें हो चुकी। यदि इनमें से कोई भी एक संक्रमित हुआ तो शहर के लिए और बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर प्रयागराज में जमीन के विवाद में जिन 3 लोगों की हत्या हुई थी, इसका एक वीडियो सामने आया है। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चल रहे हैं, जमकर मारपीट हो रही है और मारपीट में ही एक परिवार के 3 लोगों की जान ले ली गई और तीनों सगे भाई थे। तो इस घटना के बाद वैसे इलाके में तनाव भी है, मातम भी है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और अब ये वीडियो सामने आया है जिसके आधार पर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। 40 साल पुराने जमीनी विवाद में पहले भी एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इस विवाद को गंभीरता से नहीं लिया। तो बड़ा सवाल है कि क्या इन 3 हत्याओं को टाला नहीं जा सकता था? अगर पुलिस इस विवाद को लेकर पहले से ही गंभीरता से कार्रवाई करती तो शायद एक घर से 3 बेटों की लाश एक साथ नहीं निकलती। उधर अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इस दौरान खुदाई भी चल रही है। तो लॉकडाउन के दौरान ही 67 एकड़ में श्री राम जन्मभूमि परिसर का समतलीकरण और बैरिकेडिंग के एंगल हटाने का काम चल रहा है। इस दौरान कई सारी ऐसी मूर्तियां भी यहां से निकल रही हैं। तो भूमि पूजन यहां जल्द ही शुरू होगा। समतलीकरण और खुदाई के काम के दौरान कई सारी प्राचीन मूर्तियां निकल रही हैं, कई स्तंभ यहां से देखने को मिल रहे हैं। जेसीबी से खुदाई में निकली मूर्तियां, खुदाई के दौरान मूर्तियां और खंबे मिले। गर्भगृह के पास खुदाई में मिले अवशेष। 11 मई से चल रहा है लेवलिंग का काम। खुदाई में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से गर्भगृह में टेंट में मंदिर से भगवान श्री राम की मूर्तियों को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया था। मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के बाद ये बात सामने आई कि गर्भगृह के आसपास की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, जिसको समतल करने का काम लगातार जारी है। क्योंकि 1992 के बाद से जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति रखी गई। ऐसे में लेवलिंग के दौरान मूर्तियां और खंबे मिले हैं, साथ ही पुष्प कलश, अमलक और शिवलिंग भी मिले हैं। इससे पहले एएसआई की खुदाई के दौरान भी अवशेष निकले थे। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में 11 मई से ही लेवलिंग का काम चल रहा है। बैरिकेडिंग के एंगल भी हटाकर मिट्टी डाली जा रही है, जिससे पूरे परिसर को एक बराबर किया जा सके। जेसीबी से पूरे इलाके की खुदाई की जा रही है। आइए अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है। समतलीकरण कार्य में 3 जेसीबी, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूर लगाए गए हैं। खुदाई में मंदिर के अवशेष, देवी देवताओं की मूर्तियां, पुष्प कलश, अमलक समेत कई कलाकृतियां निकली हैं। अब तक 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ, 5 फुट के नक्काशीनुमा शिवलिंग और मेहराब के पत्थर भी सामने आए हैं। जो खुदाई में पुरातत्व की सामग्रियां, जो प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, यह सिद्ध होता है कि कभी स्वर्णिम काल भारत का था राम जन्मभूमि, जैसा कि मैं सुना हूं और सभी लोग जानते हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर निर्माण कराया था, जिसको ध्वस्त कर करके एक ढांचा खड़ी की गई थी। अभी वहाँ रामलला के समतलीकरण में
बहुत सारे पुराने अवशेष ऐसे मिले हैं जो हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है, हिंदुओं के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय है। पुराने आमलक वहाँ मिले, बढ़िया पत्थर मिले जिसमें राम जी की मूर्ति, सीता जी की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति तराशी हुई है उन पत्थरों में। तो ये कार्य वहाँ चल रहा है। कोरोना संकट के कारण घोषित लॉकडाउन के चलते राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रभावित रहा है। निर्माण की गति अभी धीमी है, लेकिन धीरे धीरे अब काम तेजी पकड़ रहा है। अब जमीन का समतलन हो रहा है। जहाँ पर पुरानी जगह पर रामलला विराजमान थे, उस चबूतरे को हटा करके नीचे जो पीछे खाई थी उसको बराबर करने का काम किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। चलिए, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र परेशान हैं क्योंकि उनका मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता, जिससे पढ़ाई हो तो कैसे। हाथों में मोबाइल लिए ये लड़के लड़कियां कोई सेल्फी नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये तलाश में है कि किसी तरह उनके मोबाइल में नेटवर्क आ जाए। दरअसल कुमाऊं यूनिवर्सिटी की समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन नेटवर्क आ नहीं रहा है और पढ़ाई हो नहीं पा रही। खोजना पड़ रहा है नेटवर्क, ऊपर रोड में जाना पड़ रहा है, किसी के घर के आगे खड़े होके हमें नेटवर्क की फ़ोन को करना पड़ रहा है, तब जाके पूरा काम हो रहा है हमारा। कोरोना चल रहा है तो बहुत टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में, तो यहाँ नेटवर्क है नहीं, तो पढ़ाई में व्यवधान चल रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो पीछे हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा, पढ़ाई से तो पीछे हो ही जाएंगे हर तरीके से। नेटवर्क की समस्या पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति का अजीबोगरीब तर्क है कि पहले कभी 100% छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं हुए, तो अब ऑनलाइन में भी नहीं है, तो क्या समस्या है। वहीं कुछ छात्र ऑनलाइन पढ़ाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ दूर स्थानों पर जहाँ पढ़ाई नहीं हुई, पहले भी जब हम देखते हैं बच्चा कितना % आता था आपकी क्लास में, हिमालय 100% बच्चा तो तभी नहीं आता था, तो उस तरह से 100% तो अभी भी नहीं हो सकता ऑनलाइन में। क्या कर रहे हैं, किताबों के नोट्स की फ़ोटो खींच के भेज दे रहे हैं। अगर घर बैठे बैठे साइंटिस्ट बन जाते तो आज कोरोना की दवाई को ढूंढने के लिए इतनी देश में मारामारी नहीं हो रही थी, अगर घर बैठे बैठे पढ़ाई हो जाती। पहाड़ पर इंटरनेट की समस्या हमेशा से हो रही है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई इन छात्रों के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते जा रहे हैं और छात्र पिछड़ते जा रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमारा एक बहुत ही जरूरी हथियार मास्क हो सकता है। तो ऐसे में अल्मोड़ा का महिला समूह है जो रोजगार तो इसके जरिए प्राप्त कर ही रहा है और अब तक 20 लाख लोगों को मास्क बेच चुका है। अल्मोड़ा में आजीविका परियोजना द्वारा हजारों की संख्या में स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में ही महिला समूह ने 20 लाख के मास्क बेचे और अभी भी तेजी से मास्क का निर्माण किया जा रहा है। तो 15 से 20 लाख के मास्क बना चुके हैं। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, मैं एक समूह की बात करता हूं, तो एक समूह में लगभग 20 से 30 हज़ार रुपया जो है उसमें गया है। तो टोटल हमारे 2300 समूह। तो अगर हम देखें कि उसमें से अगर 500 महिलाओं ने भी इसको बनाया होगा, तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया पर मंथ एक महिला को, मतलब जितना मास्क बनाया होगा उसमें मिला होगा। हस्त निर्मित मास्क से जहां महिलाओं को रोजगार मिला है, वहीं लोगों को आसानी से मास्क मिल गए। महिलाओं ने यहाँ पे जो सिंगल वाले मास्क बनाए उनका 3 रुपये हमने महिलाओं को दिया, और जो डबल मास्क से बने हैं उसका 5 रुपये महिलाओं को दिया, जिससे उनकी आजीविका बढ़ी और उनको रोजगार मिला। हमने 1500 करीब मास्क बनाए और इस समय हमने अपनी महिलाओं को 5 रुपये का एक मास्क बनाने का दिया, जिससे महिलाएं घर बैठी हुई थी और उनका रोजगार भी चला। लॉकडाउन के समय में जहां लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, वहीं महिलाओं ने मास्क बनाकर रोजगार भी पाया और मुनाफा भी कमाया। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो हमेशा ही कहा जाता है कि अवसर हमें खोजने पड़ते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अधिकतर गांव इसलिए खाली हो गए क्योंकि वहां रोजगार नहीं था। लेकिन एक ऐसे ही गांव की तस्वीर आप देखिए जहां एक नेपाली परिवार ने अपनी मेहनत से रोजगार के बेहतरीन साधन खुद ही पैदा कर दिए। लहलहाते खेतों में फूल गोभी, लौकी और दूसरी सब्जियों की फसल गांव के खुशहाल होने की तस्वीर बयां कर रही है। इन सभी सब्जियों को उगाने में किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि गोबर से खाद तैयार कर इनका उपयोग किया जाता है। ये फूल गोभी हुआ, टमाटर, बैंगन, भिंडी, फ्रांस बीन, कद्दू, लौकी, ये सारे आइटम गोबर डालते हैं, केमिकल हम नहीं डालते। चमोली के नंदप्रयाग से 4 किलोमीटर दूर स्थित मैडबगढ़ी गांव कभी बंजर हुआ करता था। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे थे
और यहाँ काम की तलाश में आए नेपालियों ने अपने पसीने से इस बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में तब्दील कर दिया। हाँ, ये बंजर था तो हमने खोद के सब बना के हम तब बनाए। हम बंजर खेत छोड़ करके अब ये खेत छोड़ करके हमारे मालिक खेत मालिक लोग सब नौकरीदार है, नौकरीदार में है, नौकरी में कर रहे हैं। हम बंजर खेत में सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, खोद खाद करके। पानी नहीं था, पानी हमें अपना नहर से ला रहे हैं। पहाड़ के अपने लोगों ने जिस गांव को सुनसान छोड़ दिया, उसी गांव को बाहर से आए किसानों ने अपनी हिम्मत, मेहनत और हौसलों से फिर से बसा दिया और अपने पसीने से खेतों का सीना चीरकर उसमें अन्न उपजा दिए। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हाईकोर्ट में सामूहिक नमाज के लिए डाली गई याचिका पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करें। मोहसिन रजा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, ऐसे में सामूहिक नमाज के लिए अदालत में जाना ठीक नहीं है। तो आपको बता दें, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद की सामूहिक नमाज की अनुमति के लिए दी गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चाहे तो सरकार से बात करें। जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से पहले याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हर मांग के लिए सीधे अदालत आना ठीक नहीं है। तो ऐसे में मंत्री मोहसिन रजा कह रहे हैं कि ये जो याचिका डाली गई याचिका गलत है, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। ईद की नमाज को लेकर और उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको मानवता का परिचय देना चाहिए इस समय कोई भी रिट दायर करने से पहले, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। सबकी जान बचाना प्राथमिकता है। जान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म जो है इसकी इजाजत नहीं देता है कि जान जोखिम में डालकर आप इबादत करिए। इसलिए मानवता का परिचय देना चाहिए ऐसे लोगों को, और अब इस तरह के रिट नहीं दायर होना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि काबा बंद है, मस्जिद नबवी बंद है, दुनिया में सब जगह इस तरह की चीजें बंद हैं। और नमाज के लिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जिन साहब ने भी रिट याचिका दायर की थी उन्हें थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए इस्लाम का, कि नमाज के लिए ये हुक्म है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और उस दौरान आपकी माँ ने आवाज दे दी है तो भी नमाज आपको छोड़कर जाना होगा। अगर बूढ़ी माँ है, उसने आवाज दे दी है, और अगर कोई अपनी जान की दुहाई दे रहा है कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो, और वो कहीं उसकी जान जोखिम में है, तब भी आपको नमाज छोड़कर जाना होगा। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं? हम इससे उनसे कहेंगे कि पहले आप थोड़ी सी जानकारी हासिल करिए, फिर इस तरह की राजनीति में पड़िए। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा बनबसा पर 500 से ज्यादा नेपाली नागरिक इकट्ठा हो गए, जमकर उत्पात मचाने लगे। दरअसल इनके देश ने इन्हें अपने यहाँ प्रवेश करने से रोक दिया है। तो अब ये लोग बनबसा पहुंचे हैं और अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हिंदुस्तान का प्रशासनिक अमला है वो परेशान है इन्हें संभालने में। प्रस्ताव पर रखे गए हैं और बाकी करीब 500 नेपाली भी यहाँ पर हैं, इनको भी रखने की व्यवस्था की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि सबको किया जाए। लेकिन क्योंकि हमारे खुद के प्रवासी भी बाहर से आ रहे हैं और काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, तो उनके भी स्टूडेंट हम लोग रख रहे हैं। थोड़ा संख्या की थोड़ा हमें ये प्रॉब्लम हो रही, फेस हो रही है कि इन्हें रखने के लिए हमें पर्याप्त जगह नहीं हो पा रही है। तो अभी हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट होटल्स को भी हमने ऑलरेडी अधिकृत कर दिया है। तो जितना भी हो उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 मौजूद है इस वक्त इंडो नेपाल से लगे हुए बनबसा में, और ये जो पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ें आ रही हैं नेपाल के लोगों की जो अपने देश जाना चाहते हैं। और नेपाल में लॉकडाउन बंद और बॉर्डर सील के होने की वजह से नेपाल सरकार इन्हें अपने देशों में नहीं ले रही है, जिसके बाद नेपाल के लोग अपने ही सरकार के खिलाफ आ गए हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या नाराजगी आपकी? क्या नाराजगी है? क्यों नाराज है अपने देश से? देश से क्यों नाराज है? देश से नाराज है कि हम इतने 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं, कुछ खाने को नहीं है, कुछ नहीं। हमारा नेपाल सरकार जो उद्धार नहीं कर रहा है, इस परेशानी हम सब परेशानी है। हम जाना अपने नेपाल वतन जाना चाहते हैं। तो यहाँ आ कैसे गए? कहाँ से आए आप लोग? ये सर हम लोग कुछ खाना नहीं मिला सर, कुछ रहने का नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? और हम नेपाल जाना चाहते हैं, आज के दिन नेपाल जाना चाहते हैं, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा सर। तो फिर ये आक्रोश क्यों? इतना आक्रोश, इतना गुस्सा क्यों? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हम लोग परेशानी था 2-3 महीने से इकट्ठा अभी हुए मजदूर को नेपाल लेने चाहिए, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। हमारा कहना है कि हम नेपाल में ले जाए और हम सर नेपाल कुछ कर सकते हैं हम लोग।
तो हम उधर क्वारंटाइन का पालन भी करेंगे। हमारे सरकार की आज्ञा ये है कि हम बोलते हैं कि सरकार हमको इधर से बॉर्डर तक पहुंचाए। हाँ, ये नाराजगी जो दिख रही है, ये नाराजगी इंडिया नेपाल के बीच में जो यहाँ पर हमारे बॉर्डर बनबसा में वहाँ पर दिख रही है। इनका मानना है कि नेपाल सरकार इनको ले नहीं रही है, जिसके वजह से ये आहत हैं और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, बनबसा। वहीं पौड़ी में जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कंडोलिया मैदान में कई कस्बों के नाम पर यहां कॉर्नर बनाए गए हैं, लोगों को गाड़ियों से उतारा जा रहा है, लेकिन लोग किस तरह बैठे हैं ये तस्वीरें आप देखिए। ना तो किसी तरह की व्यवस्था इनका कहना नहीं मिल रही है और तो और इन लोगों को दूर दूर बैठने की जगह तक यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अब तो आगे एक मैक्स में ये कायदे से उतनी फॉलो नहीं हो पा रही है, फिर भी हम अपना पूरा प्रयास रखेंगे कि आगे जाके जब लोड कम रहे तो कम से कम उनमें हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकें। यहाँ पर पूरा सैनिटाइज करके व्यवस्था की हुई है और बेडिंग भी इस तरह से लगाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। चलिए, तो बड़ा संकट का काल है और ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं, उनका जवाब जानने के लिए आपको लिए चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। डॉक्टर साहब, लगातार लॉकडाउन बढ़ने के बावजूद भी कोरोना नहीं थम रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है कोरोना पे, जिससे हमें डर बढ़ गया है कि हम इस कोरोना से बचाव कैसे करें। मेरा नाम कविता कुमारी है और मैं जमुई बिहार की वासी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में अब कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो बीमारी कोरोना की बीमारी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब हमको भी डर है, इसके बचाव क्या। कोरोना के चलते मरीजों की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। मन में डर बढ़ता ही जा रहा है। हमें इस परिस्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना वायरस की बीमारी ना हो उसके लिए हमें जनरल सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, मतलब कहीं भी हो तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रखने का दूसरे लोगों से। ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह है, क्राउडेड वाली प्लेस है, वहाँ मत जाइए। जब आप बाहर निकल रहे हो तो अल्कोहल बेस मिनिमम 60% ऑफ अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जब बाहर जा रहे हो तो साथ में रखिए। कभी भी आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो उसी टाइम में अगर हैंडकरचीफ आपके पास है या टिश्यू पेपर है तो उसको इमीडिएटली मुंह पे या नाक पे लगा दीजिए और इससे दूसरे व्यक्ति को वो चेप ना लगे। और इमीडिएटली वो जो टिश्यू पेपर रहता है उसको डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो ये एकदम जनरल चीज़ मेंटेन करने से भी कोरोना की बीमारी से बच सकते हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी हैं।